अब आओ आते हैं अगले कंसेप्ट पे, जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का, और ये कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ ईयर या पीरियड। सर ये पीरियड क्या होता है, ये ईयर क्या होता है? सुनना जरा, ये ईयर क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हारे पास आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुमसे बोला, अरे सुनना सुनना, क्या तुम इनकम टैक्स कमा रहे हो, क्या तुम इनकम कमा रहे हो? तुमने कहा हाँ हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं इनकम कमा रहा हूँ। अब भाई पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो मैं इनकम कमा रहा हूँ, मैं कुछ सोर्सेज से इनकम कमा रहा हूँ, मैं इनकम कमाता हूँ, रेंट आता है मेरे घर का, मेरा ना बिजनेस चल रहा है थोड़ा बहुत छोटा मोटा, मैं परचूनिया की दुकान है मेरी, मैं बिजनेस से थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, और ना मेरी थोड़ी सी और इंटरेस्ट ब्याज की इनकम है, एफडी कराई हुई है मैंने, उससे इनकम आती है, तो हाँ मैं ना इनकम कमा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मन में आ गया लालच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अच्छा तुम इनकम कमा रहे हो तो भाई टैक्स भी देना पड़ेगा। असैसी एकदम, मतलब जो आप थे, आप जो भी था वो बंदा, वो डर गया एकदम कि अरे अरे यहां पर शहर बसानी लुटेरे पहले आ गए, अभी तो इनकम आनी शुरू हुई थी, ये देखो लुटेरे पहले आ गए, बस्ती बसी नहीं, टैक्स देना पड़ेगा, हद हो गई। नहीं भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है दे देंगे, क्या हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कब दोगे? आपने बोला अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 25 साल का हूं, बेयर मिनिमम 75 ईयर्स तक जीऊंगा, 50 साल की लाइफ है मेरी, 50 साल की लाइफ, बेयर मिनिमम कितने सालों तक जीऊंगा मैं? बेयर मिनिमम 50 साल तक जीऊंगा। तो एक काम करो, जब मैं अपने 50th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा हूंगा ना, 50th बर्थडे को, तब मेरे पास आना, और 25th ईयर से 50th ईयर तक मैंने जितना भी कमाया होगा, 25 साल में मैंने जितना भी कमाया होगा सब पे टैक्स ले लेना, और उसके बाद तुम आना 75th बर्थडे पे मेरे, तुम आओगे 75th बर्थडे पे, तो 51st ईयर से 75th ईयर तक जो भी मैंने कमाया होगा 25 साल तक, सारा का सारा ले लेना। और सुनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इस भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो छोड़ो ना, तुम सीधा अब मेरे से बात करना 75th बर्थडे तक। देखो भाई सुनो, मैंने ना ये ज्योतिषी से अपनी पत्री बनवाई है, ये पत्री ले जाओ, इस पत्री के अकॉर्डिंग मैं 77th ईयर तक जिंदा रहूंगा, तो तुम्हें ये डर भी नहीं रहेगा कि मैं 75 से मर गया तो, पहले मर गया तो। नहीं मरूंगा मैं 75 ईयर तक जीऊंगा ही जीऊंगा, श्योरिटी है। देखो पत्री में भी लिखा है, ज्योतिषी ने सर्टिफाई किया है, अरे प्रोफेशनल ज्योति था, सर्टिफिकेट दिया है उसने, रिटर्न में सर्टिफिकेट दिया है कि मैं 75 की एज से पहले नहीं मरूंगा, मैं 77 तो बेयर मिनिमम कवर करूंगा ही करूंगा। तो निश्चिंत रहो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं सच्चा ईमानदार टैक्स पेयर हूं। देखो सच्चाई मेरी आंखों में तुम्हें सच्चाई दिख रही है, मैं ईमानदार टैक्स पेयर हूं। मैं 75th बर्थडे पे अपने, जैसे मेरा 75th बर्थडे होगा मैं तुम्हें पूरा का पूरा टैक्स दे दूंगा। कितने पीरियड का? 25th ईयर से मैंने जो कमाया 75th ईयर तक मैं तुम्हें पूरा का पूरा टैक्स दे दूंगा। तुम टेंशन मत लो और तुम निश्चिंत मत रहो, निश्चिंत हो जाओ तुम, मुझे अपना बिजनेस करने दो, मुझे अपना कारोबार करने दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे बातें सुन रहा था, तमतमा रहा था गुस्से से, लाल हो गया था गुस्से से एकदम। वो कहता है अरे बेवकूफों जैसी बात क्यों कर रहे हो तुम, मैं तो ये सोच रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखना अब अपना पक्ष रख रहा है, वो क्या कह रहा है, मैं तो ये सोच रहा था मैं रोज शाम को तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा, खटखटाऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि बताना आज पूरे दिन में तुमने कितनी रियल इनकम कमाई है। तुम मुझे अपनी रियल इनकम दोगे और मैं इनकम टैक्स लॉ से कंसल्ट करके तुम्हारी टैक्सेबल इनकम निकालूंगा और रोज शाम को तुम्हारा टैक्स लेके अपने गवर्नमेंट में जमा करा दूंगा। मैं तो ये सोच रहा था। क्या बात कर रहे हो तुम, पूरी जिंदगी की बात कर रहे हो। मैं तो तुमसे टैक्स रोज रिकवर करूंगा, मैं नहीं तुमसे टैक्स 75th ईयर तक रिकवर, मुझे तो रोज दे दो टैक्स। जिस दिन भी तुमने पैसा कमाया उस दिन का टैक्स उस दिन शाम को दे दो। दिहाड़ी जैसे दिहाड़ी मजदूरों को दिया जाता है ना, वैसे तुम शाम को दे दो। तुम इतना डिले क्यों कर रहे हो, तुम 75th ईयर तक क्यों रुक रहे हो, तुम तो रोज शाम को मेरे को टैक्स दो। अरे मुझे भी तो पैसे की जरूरत है, मुझे भी तो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के एक्टिविटीज करनी है, तो मुझे तो तुम रोज शाम को पैसे दे दो। एसएससी घबरा गया। एसएससी ने कहा अरे मैं अपना काम करूंगा या रोज शाम को तुम्हें हवाला देता रहूंगा कि कितना मैंने कमाया कितना कम मैंने कमाया। नहीं भी नहीं, ऐसे नहीं होगा। चलो ना तुम्हारी ना मेरी, तुम हर 10 साल बाद आ जाना। आफ्टर 10 ईयर्स मैं तुम्हें जो भी पूरा का पूरा इनकम टैक्स होगा वो तुम्हें पे कर दूंगा। हर 10 साल बाद आना, मुझे 10 साल से पहले डिस्टर्ब मत करना।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कमाल के आदमी हो यार तुम, मैं तुमसे डेली की मांडवली कर रहा हूं। अब देखो दोनों बनिए होंगे जरूर, बनिए जैसे एकदम वो करते हैं ना, मांडवली करते हैं, या बनिए छोड़ो कोई भी जैसे मम्मी सुबह सुबह सब्जी लेने जाती है जैसे मांडवली करती है ना, नेगोशिएट करती है, वो नेगोशिएट हो रहा है, दोनों अपने नेगोशिएटिंग स्किल्स के एकदम टॉप में है। देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है, अच्छा चलो ना तुम्हारी ना मेरी, हर महीने के एंड में आ जाऊंगा, हर महीने के एंड में अपना टैक्स कंप्यूट करना, टैक्सेबल इनकम निकालना, मुझे दे देना। ये भाई साहब क्या कहते हैं, भाई साहब कहते हैं नहीं मैं नहीं, अच्छा 5 साल रख लो, 5 साल, 5 साल से पहले मत आना, 5 साल बाद तुम्हें मैं टैक्स पे कर दूंगा। तो आखिरी ऑफर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, आखिरी ऑफर, कहते हैं अब की बार मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, अब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, मैं तो लॉ बना दूंगा, फिर तुम इंडिया के सिटीजन हो तो लॉ अबाइड करना ही करना पड़ेगा, मैं लॉ बना दूंगा। आखिरी मेरी बात सुन लो, मैं ना हर साल आया करूंगा, 1 साल 12 महीने का टाइम दे रहा हूं, हर साल आया करूंगा और हर साल की इनकम पे तुमसे टैक्स मांगूंगा और तुम इकट्ठा मुझे हर साल की इनकम पे टैक्स दे देना। अब भाई ये लास्ट वर्ड हो गए, इसके आगे कोई बातचीत नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा मैं लॉ बना रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत लॉ बनाने का मेरे पास राइट है, मैं लॉ बना रहा हूं, हर साल तुमको मुझको पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। इनकम पहले बताओ कितनी इनकम अर्न हुई, टैक्सेबल इनकम बताओ पहले कितनी अर्न हुई, फिर रेट से मल्टीप्लाई करके मुझे टैक्स जमा कराओ, मैं हर साल तुम्हारे पास आया करूंगा। तो भाई टू डिवाइड the entire working life of a company or a professional or an individual, the government of India has introduced a concept of financial year. Financial year. ये कॉन्सेप्ट फाइनेंस में इंट्रोड्यूस किया गया और पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट जहां भी आप जाओगे वहां 12 महीने का कंसेप्ट यूज होता है। तो हाँ तुम ये कह सकते हो सर 12 महीने तो बहुत कम, एटलीस्ट 2 साल का तो रखते, 3 साल का तो रखते, ठीक है तुम्हारा अपना ओपिनियन हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ द लॉ इज दैट द एंटायर वर्किंग लाइफ ऑफ अ individual or of a company or of a partnership firm or any organization who is working, who is doing business, who is doing any revenue generating activity, उनकी जो पूरी लाइफ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, और ना केवल फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन बल्कि फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। अब जरा मुझे एक सोच के बात बताना भाई, सोच के बताना, क्या जो आदमी सेलिंग कर रहा है उसको कोई फर्क पड़ता है कि 31 मार्च है या 1 अप्रैल है? जो आदमी प्रोडक्शन कर रहा है क्या उसे कोई फर्क पड़ता है 31 मार्च है या 1 अप्रैल है? जो आदमी बाजार में जाके अपना प्रोडक्ट बेच रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है 31 मार्च है? उसके लिए तो दोनों चीजें सेम है, 31 मार्च या 1 अप्रैल। ये तो जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि उनको बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि उन्हें टैक्स ऑडिट करवाना है, क्योंकि उन्हें स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है, क्योंकि उन्हें कॉस्ट शीट बनानी है, क्योंकि उन्हें कॉस्ट ऑडिट कराना है, क्योंकि उन्हें फेमा कंप्लायंसेस करने हैं, क्योंकि उन्हें आरबीआई कंप्लायंसेस करने हैं, ये तमाम कंप्लायंसेस करने के लिए, ये तमाम चीजें करने के लिए सिर्फ एक फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए रेलेवेंस है इन दो डेट्स का, 31 मार्च और 1 अप्रैल। अदरवाइज अगर तुम देखो तो भाई जैसे रोजमर्रा में काम चल रहा होता है, जैसे 15 मई को काम चल रहा होता है, जैसे 12 मई को काम चल रहा होता है, वैसे ही 31 मार्च को काम चल रहा होता है, वैसे ही 1 अप्रैल को काम चल रहा होता है। तो काम नहीं रुकता। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाती है 31 मार्च को, अरे अरे फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, खत्म कर दो सब कुछ, रोक दो सब कुछ, ऐसा नहीं होता। वर्क गोज ऑन, फाइनेंशियल्स आर मेड आफ्टरवर्ड्स। तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ये फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट आया है, इसीलिए इस वर्ड को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसका और कोई रेलेवेंस नहीं है भाई, इसका रेलेवेंस है सिर्फ फाइनेंस के लोगों के लिए। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कंपनी एक स्टार्ट हुई, उसको बोल दिया अरे तुम 50 साल जियोगे ना, कंपनी ने कहा हाँ मैं 50 साल जीऊंगी, तो बस तुम अपनी बैलेंस शीट एक बार बना देना, जब 50वें साल तुम डाइल्यूट होने वाली हो या खत्म होने वाली हो तब एक बार बैलेंस शीट बना देना, बस इसके अलावा मत बनाना। हम ये नहीं कह सकते। हमें कंपनी की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर देखनी है, मॉनिटर करनी है बराबर। तो हमारा बस चले ना तो हम तो हर महीने बैलेंस शीट बनवाएं, हम तो हर महीने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाएं, क्योंकि हम मतलब इन्वेस्टर देखना चाहता है कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन वो ज्यादती होगी, हर एक महीने में बनवाना ज्यादती होगी। इसीलिए हमने जो एक स्टैंडर्ड चुना वो चुना फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स ने भी फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट किया, आरबीआई ने भी फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट किया, सब लोगों ने फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट किया, और वो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर विच इज रेलिवेंट इन इंडिया। अगर आप चले जाओगे यूएसए में,
तो वहां पर जो फाइनेंशियल ईयर कई कई कंपनीज का स्टार्ट होता है, और मैंने खुद ऐसी कंपनीज का टैक्स का काम किया है भाई, वहां पर फाइनेंशियल ईयर कई कंपनीज का स्टार्ट होता है ऑन 1st ऑफ मे। 1st ऑफ मे से वहां पर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और अगले 30th अप्रैल तक फाइनेंशियल ईयर रहता है। कई कंट्रीज में जून, कई कंट्रीज में जुलाई, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के डेट्स होते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग के। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? इंडिया ने अडॉप्ट किया 1st अप्रैल से 31st मार्च। दिस माइट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये हर एक कंट्री का अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसके कैसे लॉज बने हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर जो फाइनेंस के प्रोफेशनल्स के लिए रेलेवेंट है इंडिया में जो है वो है 1st अप्रैल टू 31st मार्च। एक और वर्ड जो यहां पर रेलेवेंट होता है वो है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है भाई? 1st जनवरी टू 31st दिसंबर, ये है कैलेंडर ईयर। ये हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं, फाइनेंस के लोगों के लिए कोई रेलेवेंस नहीं। हम भाई कोई अपना कोई नॉर्मल कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करते, हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर रेलेवेंट है। एक खास बात कैलेंडर ईयर के बारे में, कैलेंडर ईयर इज द सेम फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कैलेंडर ईयर किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। कैलेंडर तो इटली भी सेम फॉलो करता है, फ्रांस भी सेम फॉलो करता है, जर्मनी भी सेम फॉलो करता है, यूएसए भी सेम फॉलो करता है, ऑस्ट्रेलिया भी सेम फॉलो करता है, न्यूजीलैंड भी सेम फॉलो करता है। पूरी कंट्रीज जितनी भी वर्ल्ड में है कैलेंडर ईयर सबका सेम होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st जनवरी एंड इट एंड्स टिल 31st दिसंबर। अच्छा, एक और कमाल की बात बताता हूं तुम्हें। सुविधा के लिए कई समझदार कंट्रीज ने क्या किया ताकि सुविधा हो, बस सुविधा की बात है और कोई बात नहीं है। सुविधा के लिए कई इंटेलिजेंट कंट्रीज ने क्या किया? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर को सेम कर दिया। मैंने तुम्हें बताया फाइनेंशियल ईयर कोई भी कुछ भी रख सकता है। मैं फाइनेंशियल ईयर 1st जून से स्टार्ट करते हुए 30th मई तक भी रख सकता हूं, 31st मई तक। 1st जून से स्टार्ट करते हुए 31st मई तक भी रख सकता हूं। तो अगर मेरे हाथ में है फाइनेंशियल ईयर चूज करना और रखना, मेरे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, तो क्यों ना मैं सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर को सेम रख दूं? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार ऐसे प्रपोजल्स भी देखे हैं जो फिक्की से आए या एसोचैम से आए, जितने भी इंडस्ट्री के चैम्बर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो कई बार रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अरे भाई प्रॉब्लम तुम खड़ी करते हो हमारे लिए, इससे अच्छा क्योंकि हमारी जो ग्रुप कंपनी है वो तो कैलेंडर ईयर में रिपोर्टिंग करती है, तो अगर आप कोरिया जाओ तो कोरिया में कैलेंडर ईयर में रिपोर्टिंग होती है। तो ग्रुप कंपनी तो कैलेंडर ईयर में रिपोर्टिंग करती है, वो अपने फाइनेंशियल्स कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनाती है। उसकी जो इंडिया में सब्सिडरी है वो बनाती है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। मिसमैच हो जाता है। तो कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो एमएनसीज इंडिया में वर्क करती हैं, जो एमएनसीज इंडिया में आई हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे प्रस्ताव रखती हैं कि क्यों ना हम इंडिया में भी फाइनेंशियल ईयर को कैलेंडर ईयर में कन्वर्ट कर दें, फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए कैलेंडर ईयर के इक्वल। ऐसे प्रपोजल्स रखे गए हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो लॉ है, लॉ कहता है फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो साल के साल करना पड़ेगा। नहीं, हम आपको बर्डन नहीं देंगे, आपको हर रोज टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। नहीं, हम आपको बर्डन नहीं देंगे, आपको हर महीने टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। नहीं, हम आपको बर्डन नहीं देंगे, आपको हर 6 महीने में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको साल में एक बार, फाइनेंशियल ईयर में एक बार असर्टेन करना पड़ेगा, अपनी रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अपना टैक्स असर्टेन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा कराना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर और पीरियड अंडर द इनकम टैक्स लॉ। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो सर हमारा जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर, उसमें हमें टैक्स असर्टेन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ता है। आप यही कह रहे हैं ना? हाँ भाई हाँ, मैं यही कह रहा हूं, हमें पे करना पड़ता है। अच्छा सर, अभी हम जिस फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं ना, अभी वो सपोज ईयर है 1st अप्रैल 2020 से 31st मार्च 2021 तक। जिस ईयर में हम खड़े हैं वो ईयर है 1st अप्रैल 2020 से 31st मार्च 2021। सर हमारी जो कंपनी है ना, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोफेशन कर रहे हैं, वो कंपनी जो इजाद में आई, जो इनकॉर्पोरेट हुई, वो हुई 15 मई 2020।
तो सर क्या हमारे जो टैक्स लेने आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बंदे जो टैक्स लेने आएंगे, क्या वो 15 मई से 31 मार्च 2021 का टैक्स हमसे लेंगे, या वो कहेंगे कि चलो तुम्हारा देर से खुली है ना कंपनी, तो तुम 15 मई से 14 मई 2021 तक टैक्स दे दो। एक साल तो 14 मई को खत्म हो रहा है ना भाई, तो तुम 31 मार्च तक का टैक्स मत दो, तुम टैक्स दे दो 14 मई 2021 का। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ऑप्शन सही होगा ये वाला। सो समटाइम्स एन ईयर कैन बी अ ट्रंकेटेड ईयर। ट्रंकेटेड मतलब कटा हुआ, छोटा, क्योंकि कंपनी इजाद में आई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई बीच में भाई, साल के बीच में कंपनी आई है। फिर कहां से वो, जब 1 अप्रैल को वो थी ही नहीं, तो भाई वो इनकम 1 अप्रैल को कमा ही नहीं रही थी ऑब्वियसली, उसने कमाना ही 15 मई से शुरू किया, तो भाई टैक्स भी किस टाइम से एसेस होगा 15 मई से लेकर 31 मार्च 2021 तक। इसे कहते हैं ट्रंकेटेड ईयर। इसीलिए मैंने दो वर्ड्स यूज करे। एक वर्ड यूज किया ईयर, ईयर का मतलब है फुल 12 महीने। दूसरा वर्ड यूज किया पीरियड, पीरियड का मतलब है जिन केसेस में फुल 12 महीने नहीं होते, 12 महीने से कम होते हैं, उसे कहते हैं पीरियड। तो ईयर भी हो सकता है, पीरियड भी हो सकता है, बट जनरली जो कंपनीज चल रही हैं, कई कई सालों से चल रही हैं, आगे भी चलेंगी, उनका तो भाई पूरा ईयर ही होता है, उसमें कहीं ईयर में कोई ट्रंकेशन नहीं होती, ट्रंकेटेड ईयर नहीं होता, पूरा का पूरा ईयर होता है उन वाली कंपनीज के लिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब सर ये बता दो मैं ना 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, इनकम जनरेट कर रहा हूँ भाई। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 12 महीने हैं, इन दोनों के बीच में ये है मेरा ईयर जिसमें मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। ये जो पूरा का पूरा साल है ना, इसके अंदर मैं इनकम जनरेट करके अपने बैंक में डालता जा रहा हूँ। ठीक है, ये बीचों बीच अक्टूबर 2020 में, बीचों बीच अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ने कहा, अरे वाह, अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में तुमने 12 लाख रुपए कमाए हैं, जो मैं तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में देख पा रहा हूं, यह है तुम्हारी रियल इनकम। अरे सुनो भाई, जरा कैलकुलेट करो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, मुझे जरूरत है पैसे की, मुझे सोशल वेलफेयर में पैसा लगाना है, ज़रा कैलकुलेट करो कितने तुम्हारे रियल इनकम कितने की है। रियल इनकम तो पता है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो और मुझे टैक्स दो। तो तुम क्या जवाब दोगे? नहीं, अरे आपने खुद ही कहा था कि पूरे ईयर की इनकम टैक्स कंप्यूट करके मैं आपको पे करूंगा, आपने यही बोला था। अब आप अपनी बात से मुकरो मत, मैं आपको टैक्स जो दूंगा वो पूरे साल का दूंगा, पूरे साल का टैक्स। अब अपनी बात से मुकरो मत। आपने बोला था ईयर, आपने जो मेरी पूरी जिंदगी थी, मैं तो कहता था जिंदगी के बाद आना, जिंदगी खत्म होने तक मेरे को टैक्स नहीं पे करना, मैं जब जिंदगी खत्म कर रहा हूं तब टैक्स ले लेना, मैंने तो ये कहा था। लेकिन आपने क्या कहा था? पूरे साल का जब इनकम असर्टेन होगा तब मैं तुमसे टैक्स लूंगा। तो अपना बीच में मत डिस्टर्ब करो मुझे प्लीज, मेरा बिजनेस है, बिजनेस करने दो, बीच में मत डिस्टर्ब करो। आपने कहा चल ठीक है, बिजनेस कर ले तू, सही है, मैंने कह दिया, कह के फंस गया हूं, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? 31 मार्च 2021 तुमने इंतजार कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंतजार कर रही थी, अपने ऐसे घड़ी में देख रही थी कब 31 मार्च आए, कब 31 मार्च आए, कब 31 मार्च आए। 31 मार्च 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ऐसे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और आपका दरवाजा खटखटाया, अरे खोलो खोलो, तुम बिजनेस कर रहे हो ना, तुम्हारे बैंक अकाउंट में दिख रहा है, पूरा 1 साल हो गया तुम्हें बिजनेस करते हुए, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, आज है 31 मार्च 2021, तुम आज तक की अपनी रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम निकाल दो और मुझे ब्योरा दे दो और मुझे तुम अपना टैक्स पे करने के लिए दे दो, लाओ मुझे टैक्स दे दो, मुझे मेरा जितना बनता है। तुमने कहा अरे रुको, थोड़ा रुको, इतनी क्या जल्दी है, आज के पूरे दिन में भी तो मैं इनकम करूंगा जनरेट। अगर मैंने 31 मार्च के सुबह सुबह कंप्यूटेशन कर दी तो बताना, क्या 31 मार्च के सुबह सुबह अगर कंप्यूटेशन हो गई टैक्स की, तो जो पूरे दिन के में इनकम कमाई 31 मार्च को, क्या तुम उस पर टैक्स नहीं लोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर चकराया, उसने कहा हाँ उस पर भी लेना पड़ेगा। तो फिर अगर उस पर भी लेना पड़ेगा तो ये जो तुम असेसमेंट कर रहे हो, असेसमेंट मतलब कंप्यूटेशन, ये जो तुम कंप्यूटेशन कर रहे हो गलत हो जाएगी ना। अरे तो 31 मार्च के एंड तक वेट कर लो,
31 मार्च के रात को 12 बजे 12 मिडनाइट तक जितनी भी रियल इनकम होगी ना, मैं उसको कंप्यूट कर दूंगा इनटू टैक्सेबल इनकम और फिर तुम्हें दे दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर चकराया, उसने कहा हाँ बात तो सही है भाई, होना तो ऐसे ही चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला ठीक है भाई, ठीक 12.01 बजे, विच इज अगेन ये कहलाएगा AM, ठीक 12.01 AM पे मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा। और जब मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा तब तुम अपनी इनकम को एसेस कर देना। तब तुम्हें अब मत आनाकानी करना, अब आगे मत बढ़ाना भाई। अब तुम अपनी इनकम को एसेस कर देना, रियल इनकम से तुम टैक्सेबल इनकम पे चले जाना, अब आनाकानी मत करना, अब मत बढ़ाना। आपने कहा आई शपथ, बिल्कुल प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, मैं इस टाइम से आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टाइम तक 31 मार्च 2021 खत्म हो चुका होगा, पूरा साल खत्म हो चुका होगा। तो एग्जैक्ट 12.01 पे मैं जितनी भी पूरे साल में रियल इनकम होगी उसको असेस कर दूंगा, असेस मतलब कंप्यूट कर दूंगा टू टैक्सेबल इनकम, उस पे रेट मल्टीप्लाई कर दूंगा और जितना भी टैक्स बनेगा वो तुम मेरे से ले जाना, पक्का वादा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब आपने खास बात नोट करी। खास बात क्या? खास बात ये कि जैसे ही आप इनकम अर्न करने की बात करते हो तो आपका ईयर कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। और जैसे ही आप इनकम कंप्यूट करने की बात करते हो, कंप्यूट मतलब रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करने की बात करते हो, अरे भाई आपका असेसमेंट, आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। देखना ये आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, बताना जरा आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। 12:01 पे, 12:01 पे क्या यही ईयर रहा या वो ईयर अगला ईयर बन गया? सर वो ईयर अगला ईयर बन गया। सो आप जिस ईयर में इनकम अर्न करते हो उसी ईयर में असेस नहीं कर सकते, कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी सेकंड तक इनकम अर्न करने का चांस होता है। 12 जब तक नहीं बजे 31 मार्च 2021 के रात के 12 नहीं बजे, तब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ सकता है, कोई भी आपको इनकम दे सकता है, कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो तुम जिस ईयर की इनकम को कंप्यूट करना चाहते हो, एक्चुअल कंप्यूटेशन तो तुम्हें अगले साल में ही करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, अगला साल शुरू हो गया है भाई 12:01 पे। तो अब मैं इन दोनों सालों का नामकरण कर रहा हूं। दोनों है फाइनेंशियल ईयर, दोनों है फाइनेंशियल ईयर। नाम सुनना, नाम क्या है? ये ईयर जिसमें तुमने इनकम कमाई, दिस ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर। और ये इनकम जिसमें तुमने प्रीवियस ईयर की इनकम को एसेस किया, मतलब कंप्यूट किया, दिस इज नोन एज असेसमेंट ईयर। दिस इज नोन एज असेसमेंट ईयर। तो हमेशा रूल क्या है इनकम टैक्स का? हमेशा ये रूल है भाई, जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो आपकी असेसमेंट मतलब कंप्यूटेशन उस ईयर में नहीं हो सकती, उससे इमीडिएटली अगले साल में आपकी इनकम असेस होगी। तो कंप्यूटेशन करने के लिए हम कौन सा ईयर मानते हैं? 1 अप्रैल 21 टू 22। तो 1 अप्रैल 21 टू 22 ये जो ईयर है, अगर मैं बोलूं ये असेसमेंट ईयर है, तो मतलब किस ईयर की इनकम की बात हो रही है? एक इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के इनकम की बात हो रही है भाई, समझ जाना अपने आप। जैसे मैं बोलूं असेसमेंट ईयर 2021 टू असेसमेंट ईयर 22, 21, 22 असेसमेंट ईयर, तुम समझ जाना इनकम किस ईयर की बात हो रही है? 2021। अगर मैं तुमसे बोलूं असेसमेंट ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2019-20, तो किस ईयर के इनकम की बात हो रही है? 2018-19। अगर मैं तुमसे बोलूं असेसमेंट ईयर 2005-6, असेसमेंट ईयर 2005-6, तो बताना किस ईयर के इनकम की, किस ईयर की बात हो रही है? 2004-5, एक साल पीछे वाला ईयर। और अगर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 2004-5, तो बताना किस ईयर के इनकम की बात हो रही है? 2004-5, उसी ईयर के इनकम की बात हो रही है।
तो आपको बड़ा ध्यान से ये चीज समझनी है कि असेसमेंट ईयर मतलब वो वाला ईयर जिसमें कि इनकम कंप्यूट होती है, और कभी भी जिस ईयर में अर्न होती है उसी ईयर में कंप्यूट नहीं होती। कंप्यूट हमेशा इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर की होती है। तो अगर तुम असेसमेंट ईयर की बात करो 2019-20, तो फिर भाई कंप्यूट किस इनकम अर्न किस ईयर में हुई होगी? वर्ल्ड इनकम अर्न हुई होगी 2018-19। सो प्रीवियस ईयर मींस द ईयर इन विच द income is earned. Assessment year means the year in which the income is assessed, which means it relates to the previous year. तो अगर मैं बोलूं असेसमेंट ईयर 5-6 और अगर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 4-5, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम। अगर मैं बोलूं असेसमेंट ईयर 5-6, अगर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 4-5, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम। दोनों किस ईयर की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं? 4-5। कंफ्यूज मत हो जाना। मैं कई बार तुम्हें बोलूंगा प्रीवियस ईयर 3-4, बोलूंगा असेसमेंट ईयर 4-5, तुम ये मत बोलना सर अभी अभी तो आपने 3-4 बोला था, अब 4-5 क्यों बोल रहे हो? अरे फर्क हो गया ना, असेसमेंट ईयर बोला 4-5 बोलते हुए, तो सेम बात पड़ गई ना। प्रीवियस ईयर 3-4, प्रीवियस ईयर 3-4 इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर 4-5, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम। हम किस इनकम की बात कर रहे हैं? 3-4 के इनकम की बात कर रहे हैं। तो हमारे इनकम टैक्स में भाई फाइनेंशियल ईयर के दो टाइप्स, टाइप नंबर 1 प्रीवियस ईयर, टाइप नंबर 2 असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमारे यहां दो तरह के होते हैं। फाइनेंशियल ईयर तो मतलब वही जनरल जो फाइनेंस के लिए ईयर को काटा गया है। फाइनेंशियल ईयर हमारे यहां दो तरह के होते हैं, एक प्रीवियस ईयर, एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, जो इनकम कमाई जा रही है वो कमाई जा रही है प्रीवियस ईयर में, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इनकम इज अर्न्ड। और असेसमेंट ईयर मींस इनकम असेस्ड और कंप्यूटेड एंड टैक्स असर्टेन्ड। टैक्स भी तो भाई असर्टेन करना है ना, बेसिक पर्पस तो टैक्स असर्टेन करना है। तो हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा माना जाएगा? असेसमेंट ईयर माना जाएगा इनकम जिस ईयर में असेस होगी, मतलब कंप्यूट करी जाएगी। सर इनकम कंप्यूट मतलब, अरे इनकम कंप्यूट मतलब कन्वर्जन फ्रॉम रियल इनकम टू टैक्सेबल इनकम। इनकम तो आपने अर्न करी हुई, वो तो कंप्यूटेड है, रियल इनकम तो कंप्यूटेड है। टोटल कर लो बैंक में कितनी इनकमिंग है, टोटल कर लो आपके हाथ में कितना पैसा आया है, या अक्रूवल बेसिस पे आपने कितना अक्रू किया है, टोटल कर लो, दैट इज नोन एज रियल इनकम। तो रियल इनकम तो कंप्यूटेड है। इस कन्वर्जन को करने के लिए हमें जो कंप्यूटेशन करना पड़ता है दैट इज नोन एज इनकम असेस्ड विच इज कंप्यूटेड एंड टैक्स असर्टेन। टैक्स जो असर्टेन होता है वो असेसमेंट ईयर में होता है। तो अब देखना जरा, मैं 2 ईयर्स लिख रहा हूं, बता देना दोनों का मतलब सेम या दोनों का मतलब अलग अलग। ये मैंने 2 ईयर्स लिखे, मैंने लिखा प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20। बताना मतलब सेम या मतलब फर्क? मतलब बिल्कुल सेम। किस ईयर के इनकम की बात हो रही है? 18-19 के इनकम, ईयर इनकम की बात हो रही है। सो असेसमेंट ईयर मीन्स द इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर in which the income will be computed and tax will be ascertained, that is known as assessment year. And previous year means the year in which it is the year in which income has been earned and the income will be subject to tax in the subsequent year, it will be ascertained in the subsequent year. लेकिन हाँ, इस पूरे कंसेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट होता है एडवांस टैक्स का। तो भाई गवर्नमेंट कभी कभी आपसे, कभी कभी क्या, हर केस में गवर्नमेंट आपसे क्या कहती है? आपसे कहती है माना कि तुम असली इनकम की असेसमेंट करोगे 19-20 में, लेकिन एक काम करो, एक तुक्का मार दो, तुक्का, रफ एस्टिमेट, तुक्का मार दो कि 18-19 में तुम्हारी कितनी इनकम हुई है, और उसके बेसिस पे हमें एडवांस टैक्स थोड़ा सा दे दो। देखो असली टैक्स तो 19-20 में असर्टेन करना, लेकिन एक तुक्के के बेसिस पे तुम एडवांस टैक्स हमको दे दो। तो एक एडवांस टैक्स का कंसेप्ट होगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो टैक्स पे करना है ऑन अ एस्टिमेट बेसिस 18-19 में ही पे करना पड़ेगा। बट जो रियल असर्टेनमेंट होगी, जो एग्जैक्ट असर्टेनमेंट होगी, जो एक्चुअल असर्टेनमेंट होगी, वो तो होगी 19-20 में ही, क्योंकि जब तक ईयर चलता रहेगा तब तक आप असेसमेंट नहीं कर सकते। So this is the second basic concept of income tax which pertains to the year और द पीरियड। फाइनेंशियल ईयर की हमने बात करी, और फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 2 सबसेट्स होते हैं,
प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। भाई ये जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है, ये टैक्स का ही स्पेशल फीचर होता है, क्योंकि टैक्स में ही असेसमेंट करनी होती है। अगर तुम अकाउंट्स की बात करो, ऑडिट की बात करो, कॉस्ट शीट की बात करो, अगर इन सब चीज़ों की बात करो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता असेसमेंट ईयर। ये सिर्फ टैक्स की बात होती है भाई, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ तो फाइनेंशियल ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 2021, वहाँ नहीं ये डिफरेंस होता असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में। वहाँ तो एक ही ईयर चलता है, विच इज़ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ तो क्योंकि हमें असेसमेंट करनी है, कंप्यूटेशन करनी है, इस वजह से असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है सर, बात समझ में आई। और लास्ट चीज जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सर ये तो पता लग गया इनकम पे टैक्स देना होता है, ये भी पता लग गया हर साल देना होता है, ऐसा नहीं कि 2-3 साल में एक बार दे दो, हर साल देना होता है, ये भी पता लग गया। लेकिन सर वो कौन लोग हैं जो टैक्स देंगे? सब्जेक्ट मैटर कौन है टैक्स का? क्या मैं हूं? क्या तुम हो? क्या हमारे पास वाला मंदिर है? क्या वो एनजीओ जो चल रही है वो है? क्या ये रूम है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं? क्या ये लैपटॉप है जिसको टैक्स देना पड़ेगा, जो मेरे रिकॉर्डिंग में मदद कर रहा है? क्या ये कैमरा है जिसे टैक्स देना पड़ेगा? सर वो कौन है जिसे टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स का सब्जेक्ट मैटर कौन है? भाई टैक्स का सब्जेक्ट मैटर 2 बाइफिकेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, दूसरा मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेशन ऑफ एन असेसी। ये है सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स। टैक्स किन लोगों से डील करता है, और जरूरी नहीं है वो लोग हों, जिंदा लोग हों, वो निर्जीव चीजों से भी डीलिंग करता है। निर्जीव चीज मतलब मंदिर, हाँ भाई उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हो आप, मूर्तियों में प्राण होते हैं, वो सब कंसेप्ट मुझे पता है, वो मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा। लेकिन वैसे मंदिर क्या है? मंदिर एक ईंट और सीमेंट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। कंपनी जिसमें प्लांट एंड मशीनरी रखी है, अगेन निर्जीव, डेड, जीवन नहीं है उसमें, फिर भी उससे टैक्स पे करवाएंगे। किसी भी तरह की रेवेन्यू अर्निंग ऑब्जेक्ट जो इनकम अर्न कर रहा है, किसी भी तरह की, चाहे वो डेड हो चाहे वो जीवित हो, हम उससे टैक्स पे कराएंगे। तो आओ पढ़ते हैं वो कौन लोग हैं जिनसे आप टैक्स पे कराओगे। हु आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इनकम टैक्स। ओके सर, समझ में बात आ गई। सो 2 डेफिनेशन भाई हम यहां पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे पर्सन की डेफिनेशन, एक हम पढ़ेंगे असेसी की डेफिनेशन। और ये दोनों डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट से ही डिराइव हो रही हैं। ऑफ कोर्स हम डिटेल में भी, तो मैंने ब्रीफ में लिखा है, डिटेल में हम अपनी बुक में जब जाएंगे तब हम वहां पर भी पढ़ेंगे। आओ सबसे पहले देखते हैं ये 2 लोग कौन है जो हमारे शिकार बनेंगे, जो इनकम टैक्स एक्ट के शिकार बनेंगे, जिनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। नंबर 1 इज पर्सन। पर्सन कौन होगा? वो होगा, इट कैन बी एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आप और मैं, ह्यूमन बींग्स, इनको कहते हैं इंडिविजुअल। तो आप और मैं आर इंडिविजुअल्स। सर हमने ना कहीं पढ़ा था, जैसे लॉ में हमने पढ़ा था कि जो माइनर होता है ना, माइनर, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के काबिल नहीं होता, लॉ में हमने ऐसा पढ़ा था। तो सर क्या माइनर से भी इनकम टैक्स लेंगे? हाँ भाई हाँ, हम निर्दयी हैं, हम निर्दयी हैं। हम चाहे माइनर हो, चाहे कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के, चाहे ना हो, चाहे अनसाउंड माइंड हो, येड़ा हो येड़ा, अनसाउंड माइंड, हम सबसे टैक्स लेंगे। वो लॉ वाले लोग कहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, किसके साथ? अनसाउंड माइंड वाले के साथ, ल्यूनेटिक माइंड वाले के साथ, माइनर के साथ। वो लॉ वाले कहते थे। हमें कोई मतलब नहीं है भाई, तुम पागल हो तो क्या हो गया? अगर तुम कहीं से भी इनकम कमा रहे हो तो हम तुमसे टैक्स लेंगे, इवन अगर तुम पागल हो। तो एक पागल है, उसके पेरेंट्स उसके लिए करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ के चले गए, वो करोड़ों रुपए एफडी में इन्वेस्टेड है, उससे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, हम टैक्स लेंगे, चाहे वो पागल है चाहे कुछ है। माइनर तो आदित्य नारायण जब छोटा सा था तो टीवी शोज करता था, छोटा सा था, सिंगिंग कंपटीशन में जाता था, सिंगिंग के शोज करता था। आदित्य नारायण जब वो माइनर नहीं था तब भी इनकम जनरेट कर रहा था। ऑफ कोर्स हम उससे टैक्स लेंगे। कोई भी चाइल्ड आर्टिस्ट है, कोई भी माइनर है, कोई भी जो छोटी सी एज में इनकम अर्न कर रहा है, हम सबसे इनकम लेंगे अगर वो इंडिविजुअल है तो। हमारे लिए ये जो लॉ वाले कहते हैं ना अनसाउंड माइंड, माइनर, हमारे लिए इसका कोई बाइफिकेशन नहीं है भाई। हमारे लिए इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल। नंबर 2 HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
तो भाई पहले के ज़माने में, अब तो ये बहुत कम हो गई हैं, तो पहले के ज़माने में हिंदूज़ ने अपना बिजनेस करने का एक यूनिक ढंग अपनाया था, जो था HUF, ऑर्गेनाइज कर लेना। जैसे आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज बनती है ना, तो पहले तो कंपनीज होती नहीं थी, 1956 से तो पहले किसी को पता भी नहीं था कंपनीज क्या होती हैं। तब जो बिजनेसेस होते थे, जो पौराणिक काल से ही हमारे यहाँ चलते आ रहे हैं, वो होता था जॉइंट हिंदू फैमिली। तो हिंदूज साथ में जो फैमिली कंबाइन करके रहती थी, वो सब फैमिली मेंबर्स मिल के जॉइंट हिंदू फैमिली बनाते थे, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के वो पार्ट होते थे, और वो बिजनेस करते थे, और वो इनकम कमाते थे। तो जो इनकम जाती थी ना, वो भाई इंडिविजुअल मेंबर के हाथ में नहीं जाती थी, वो जॉइंट हिंदू फैमिली, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके खाते में आती थी, और फिर उसे अप्रोप्रिएट करा जाता था, डिफरेंट मेंबर्स को दिया जाता था। कर्ता होता था, कर्ता वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एक्टिविटी। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इस पूरे के पूरे को हमने टैक्सेबिलिटी के पर्व्यू में डाला है। Hindu undivided family is an essential element of definition of a person जिसको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको सब्जेक्ट टू टैक्स होना पड़ेगा। सर, क्या हिंदूज में जैन और सिख भी आते हैं? जी हाँ, हिंदू में जैन और सिख भी आते हैं। तो जैन्स एंड सिख्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है सर, बात समझ में आई। नेक्स्ट, कंपनी। अब भाई आपने क्या किया, आपने अपनी एक कंपनी बना ली, और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, और आपने इनकम कमा रहे, वो कंपनी आपको कुछ डिविडेंड भी नहीं दे रही, उस कंपनी में पैसा एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो आपने कहा टैक्स अभी नहीं देंगे, टैक्स बाद में दे देंगे। छोड़ो ना, कंपनी बना लो, कंपनी को पैसा मिल रहा है, मुझे थोड़ी मिल रहा है, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मुझे थोड़ी पैसा मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है। कंपनी इज़ नॉट एन इंडिविजुअल। तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्या कहा, अच्छा कंपनी इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, तो क्या हो गया, तुम्हें भी पर्सन की डेफिनेशन में डाल देता हूँ। तुम भी पर्सन हो। सो कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे किसी भी तरह की कंपनी हो, अगर वो कंपनी एक कंपनी की तरह फॉर्म्ड है, 2013 एक्ट में वो रजिस्टर्ड है, तो भाई वो पर्सन की डेफिनेशन में आ गई। नेक्स्ट, फर्म। फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म। आपने सुना होगा कई लोग भाई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में आ जाता है, और अगर 2-3 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप में अपनी फर्म खोली है, उसे बोलते हैं फर्म या पार्टनरशिप फर्म। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हो, आप पे टैक्स एप्लीकेबल होगा, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अलग थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन है पार्टनरशिप फर्म के, जो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे। अब भाई नेक्स्ट, AOP, BOI। तो भाई एक समझदार आदमी ने कहा मैं इंडिविजुअल नहीं हूं। 4-5 लोग मिलके इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा हम टैक्स को इवेड करना चाहते हैं, हम टैक्स को इवेड करना चाहते हैं। भाई टैक्स नहीं पे करना, हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, क्यों हम टैक्स को पे करें? नहीं पे कर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 भी रुपए टैक्स। सब लोग आए, सब ने मेहनत से एक कारोबार शुरू किया। उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, अरे अपने आप को ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम मत दे देना, कोई ऐसा अग्रीमेंट मत बना देना जिसके अंदर सारे के सारे हिंदुओं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ऐसा मत कर लेना, वरना गवर्नमेंट हमको कहेगी तुम पर्सन की डेफिनेशन में फॉल हो गए। अच्छा, इंडिविजुअल तो हम है ही नहीं, क्योंकि हम तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर बिजनेस करना तय किया है, तो इंडिविजुअल तो हम है ही नहीं। अच्छा, कंपनी में रजिस्ट्रेशन मत ले लेना, 2013 एक्ट जो है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन मत ले लेना, क्योंकि अगर तुमने उसमें रजिस्ट्रेशन ले लिया तो तुम कंपनी बन जाओगे, पर्सन की डेफिनेशन में आ जाओगे। यहां से भी बाहर रहो, HUF से भी बाहर रहो, इंडिविजुअल से भी बाहर रहो। अच्छा, पार्टनरशिप मत खोल लेना, पार्टनरशिप अग्रीमेंट मत बना लेना, पार्टनरशिप एक्ट में अपने आप को रजिस्टर मत कराना, नहीं तो तुम पार्टनरशिप बन जाओगे, तो बस तुम तो पार्टनरशिप फर्म भी नहीं हो, तो तुम क्या हो? कुछ नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं है, हम तो मिलके बस अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इनकम टैक्स से बच जाओगे, तो तुम्हें बहुत गलत लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स ने एक कैटेगरी डाली हुई है जहां पर वो सारे लोग जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, इनमें से किसी कैटेगरी में अपने आप को फॉल नहीं मानते हैं, उनके लिए कैटेगरी बना दी है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ऐसी बॉडी, बॉडी मतलब ये शरीर वाली बॉडी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वाली बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर कोई काम धंधा कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, उसे कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, तुम इंडिविजुअल्स की बॉडी पे टैक्स लगा दोगे? ठीक है, लगा दो। हम अपनी बॉडी में 3 तो इंडिविजुअल्स रखेंगे और चौथा एक HUF रख लेंगे।
कोई हमारा एक बंदा है जो बंदे की अपने घर की एचयूएफ है, तो वो बंदा उस बॉडी का पार्ट होने के बजाय एचयूएफ को बॉडी का पार्ट बना देगा। तब कहां से करोगे इनकम टैक्स में एप्लीकेबिलिटी? फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थोड़ी हुई, उसमें तो 3 इंडिविजुअल और एक एचयूएफ हुई। एचयूएफ उस बॉडी का पार्ट बनेगी, इंडिविजुअल नहीं बनेगा। फिर तो तुम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में नहीं ला पाओगे हमारे को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अच्छा तो ठीक है, मैं एक और वर्ड ऐड कर देता हूं पर्सन की डेफिनेशन में, वो है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और पर्संस का क्या मतलब है? इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी एचयूएफ, इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी फर्म, इट कैन बी लोकल अथॉरिटी, इट कैन बी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग था एक पर्सन, अगर वो भी मिलके तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कारोबार करता है, किसी भी तरह का रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी करता है, वो भी क्या बन जाएगा? पर्सन बन जाएगा, इनकम टैक्स की डेफिनेशन में आ जाएगा और उसकी इनकम पे भी टैक्स लगेगा। कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा इनकम टैक्स एक्ट ने कि भाई तुम पर्सन की डेफिनेशन से बाहर चले जाओ। पर्सन की डेफिनेशन में तो तुम्हें आना ही आना पड़ेगा, तुम पर्सन तो हो गई होगे। अगर तुम इन सब कैटेगरी में नहीं फॉल किए तो इस कैटेगरी में तो तुम पक्का फॉल कर ही जाओगे। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसका क्या मतलब हुआ? 3 तो है इंडिविजुअल, चौथा है एचयूएफ। एचयूएफ ने कहा मैं भाई इस तुम्हारे बिजनेस का पार्ट बनूंगा और फाइनेंस देना होगा, एचयूएफ देगा फाइनेंस। कोई मैन पावर की जरूरत है, एचयूएफ के पास मैन पावर है, एचयूएफ मैन पावर देगा। सो एओपी बीओआई इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज अ पर्सन। नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटी। भाई अगर कोई लोकल अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के परसुएंस बनी है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी, या बॉम्बे का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बीएमसी, ये सब भाई ना इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना कंपनी है, ना फर्म है, ना एओपी बीओआई है। ये तो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो बनाई गई हैं, गवर्नमेंट का इसमें स्टेक होता है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें स्टेक होता है। हमने इसको भी कवर कर लिया। वो क्या नाम दिया हमने? लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी हैं जिनको हमने इनकम टैक्स के पर्व्यू में पर्सन की डेफिनेशन में कैटेगराइज कर दिया, लोकल अथॉरिटी। और लास्ट है भाई बड़ी ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है? नॉट नेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, जो बनाया गया है। कृत्रिम बोलते हैं इसे हिंदी में, कृत्रिम। जो नेचुरल नहीं है, लॉ ने उसे, नेचर के लॉ ने उसे नहीं बनाया, आपने उसे बनाया है। सर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो नेचुरल नहीं है, जो आपने उसे बनाया है और वो इनकम भी कमा रही है? अरे भाई जो इंडिया है ना, इंडिया वो विभिन्न विभिन्न आस्थाओं का देश है। उसमें ऐसी ऐसी आस्थाएं हैं जिसमें कि आप उसकी आस्था के ऊपर जाओ तो लीगैलिटी अलग, भावनाओं की बात अलग, तरह तरह के इनकम जनरेटिंग के सोर्स होते हैं, आस्थाओं पे रहते ही सोर्स होते हैं। तो भाई सबसे बड़ा और सबसे उत्तम इस चीज़ का एग्जाम्पल है भगवान की मूर्ति, मंदिर। आप जब मंदिर में जाते हो और पुजारी जी से कहते हो अरे सुनो पुजारी जी, तुम पूरे दिन का यहां से 1000 रुपए कमा रहे हो, तुम इंडिविजुअल हो ना, जरा टैक्स पे कर दो, जो 1000 रुपए रोज का कमा रहे हो उस पर टैक्स पे कर दो। तो पता पुजारी जी क्या कहते हैं? अरे भाई ये तो सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान के चरणों में है, ये तो मेरी इनकम थोड़ी है, भगवान की इनकम है, भगवान से जाके टैक्स मांगो। भगवान की मूर्ति सामने है, इनको बोलो अपना पैन कार्ड अप्लाई करें और तुमको पेमेंट करें, अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से टैक्स का पेमेंट करें। हमसे क्या मांग रहे हैं? हम तो सेवक हैं भगवान के। अच्छा जी, अच्छा चलो भगवान को साइड रखते हैं, भगवान के ही दूसरे रूप पे आ जाते हैं। भाई कई कई जगह कोई एक स्टोन, कोई एक कृत्रिम चीज या नेचुरल चीज जो निर्जीव है, उसके ऊपर आप ऐसा करते हो कि उसके ऊपर लोगों की आस्था आ जाती है और लोग उस पर चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अयोध्या गए हो कभी, तो अयोध्या में आज भी जो मंदिर होते हैं उनमें एक पत्थर रखा होता है जिस पे राम लिखा होता है, और वो ना फ्लोट कर रहा होता है, वो ना नीचे नहीं जाता, वो फ्लोट कर रहा होता है ऊपर। उसके बगल में एक दान पेटी रखी होती है, आप उसमें सिक्के डाल रहे हो। तो वो मूर्ति नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल चीज है। आर्टिफिशियल मतलब उसमें जान नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो नॉट नेचुरल। हाँ भगवान ने बनाया है लेकिन उसमें जान नहीं है, और
उस चीज पे आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, आपको इनकम रिसीव हो रही है। भाई भावनाओं को भी साइड में रखना, भावनाओं की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक प्योर लीगल बात कर रहा हूं आप लोगों से। हाँ वो भी इनकम जनरेट कर रहा है, हाँ सर वो भी इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो जो कृत्रिम चीज है वो भी इनकम जनरेट कर रही है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, मतलब लॉ की निगाहों में वो पर्सन है, भले ही वो आर्टिफिशियल हो, वो भी अगर इनकम जनरेट करती है तो आपको पर्सन की डेफिनेशन में उसे लाना पड़ेगा और वो सब्जेक्ट टू टैक्स करना पड़ेगा। सो दिस कैटेगरी इज अ वेरी वेरी वाइड कैटेगरी इन विच नथिंग इज स्पेयर्ड। कोई भी चीज स्पेयर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी इंडिया का आदमी एक भी रुपए की इनकम कमा रहा हो और उसे हम टैक्स छोड़ दें, उससे हम टैक्स ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इंडिया की तो हिस्ट्री ऐसी रही है कि जो लोग इनकम नहीं भी कमा रहे होते इंडिया में, उनको भी टैक्स पे करना पड़ जाता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स केस वोडाफोन, इंडिया में एक भी रुपए की अर्निंग नहीं हो रही थी वोडाफोन की, जो डील हुई थी बाहर हुई थी, जो कैपिटल गेन था वो बाहर अराइज हुआ था, लेकिन इंडिया में वोडाफोन को टैक्स पे करना पड़ा था। तो इंडिया के टैक्स लॉज आर वेरी वेरी अग्रेसिव, दे आर नोन फॉर टैक्सिंग एवरी एंड एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। सो हाँ ये सच बात है। तो इस वजह से बहुत वाइड डेफिनेशन है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की, और इसके अंदर तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी जो इनकम जनरेट कर रही हैं, अर्न कर रही हैं। तो ये है एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन किस वर्ड की, पर्सन वर्ड की। तो हु इज अ पर्सन, एन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज अ पर्सन, पर्सन की ये है डेफिनेशन। अब देखना असेसी किसको बोलते हैं, असेसी, असेसी भाई किसको बोलेंगे, जो असेस कर रहा होगा। असेस का मतलब कंप्यूट कर रहा होगा जो बंदा, उसे बोलते हैं असेसी, जो कंप्यूट कर रहा होगा। अच्छा कंप्यूट कौन करेगा, कंप्यूट वो ही करेगा जो इनकम जनरेट करेगा और टैक्सेबल इनकम जनरेट करेगा, क्योंकि इनकम तो हर कोई जनरेट करता है, लेकिन जो उससे टैक्सेबल इनकम जनरेट कर रहा होगा वही तो आगे जाके अपना टैक्स कंप्यूट कर रहा होगा। तो वो लोग जो टैक्सेबल इनकम कमा रहे होते हैं उनको बोला जाता है असेसी। जो इनकम टैक्स के चंगुल में फंस रहे होते हैं किसी भी तरह से, उसे बोला जाता है असेसी। तो पर्सन तो हर कोई, आप भी पर्सन, मैं भी पर्सन, आप तो स्टूडेंट हो, आप भी पर्सन हो क्योंकि आप इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आ जाते हो। लेकिन मुझे बताओ क्या आप कोई टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो? अगर तुम बोलोगे हां सर मैं कमा रहा हूं, तो मैं कहूंगा तुम एसएससी भी बन गए। पर्सन तो हो ही हो, पर्सन तो प्राइमरी कंडीशन है एसएससी बनने के लिए, लेकिन पर्सन होने के साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि तुम टैक्सेबल इनकम कमाओ। तो बताओ क्या तुम टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो? क्या तुम्हारे घर से कोई रेंट आ रहा है जो तुम्हें मिल रहा है? क्या तुम्हारी सैलरी पढ़ते पढ़ते क्या तुम जॉब भी कर रहे हो और तुम्हें सैलरी भी मिल रही है? अगर तुम्हारा जवाब होगा हां, तो मैं कहूंगा पर्सन होने के साथ साथ तुम असेसी भी हो। अगर तुम्हारा जवाब होगा नहीं नहीं सर हमारे को कोई इनकम नहीं मिल रही, हमारे को कोई टैक्सेबल इनकम नहीं मिल रही, हम तो भाई पढ़ते हैं बस बच्चे हैं, तो मैं कहूंगा ठीक है तुम पर्सन तो हो लेकिन असेसी नहीं हो। तो पर्सन तो हो लेकिन असेसी नहीं हो। अब भाई ये गोल्डन रूल है जो मैं तुम्हें जनरल प्रिंसिपल बताया कि वो पर्सन जो टैक्सेबल इनकम कमाता है उसे बोलते हैं असेसी। सो मैं यहां पर ना एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, पर्सन प्लस टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू असेसी। पर्सन प्लस टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू असेसी। ये तो जनरल प्रिंसिपल हो गया। इसके ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब तुम इनकम नहीं भी कमा रहे होते तो भी हम तुमको असेसी बना लेते हैं। वो कैसे सर? वो ऐसे कि तुम एक माइनर जो इनकम जनरेट कर रहा है और वो माइनर इंडिया में अपना बिजनेस करता था या कुछ भी काम करता था, तुम उस माइनर के पेरेंट हो। अगर तुम उस माइनर के पेरेंट हो ना और उस माइनर ने अगर टैक्स पे नहीं किया अपनी इनकम से, हम तुमसे मांग लेंगे उस इनकम का टैक्स। हाँ हम मांग लेंगे तुमसे उस इनकम के बिहाफ पे टैक्स, तुम दो उस इनकम के उस माइनर के बिहाफ पे टैक्स। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी, इंडिया में तुम उसके एजेंट हो, तुम उसके बिहाफ पे डीलिंग करते हो इंडिया में, सारे उसका जो कारोबार है तुमने इंडिया में करा हुआ है, ऑर्डर वही लेती है, लेकिन इंडिया में जो शिपमेंट आती है उसको क्लियर तुम कराते हो, कस्टमर से बात करनी होती है तुम करते हो, तुम एजेंट हो। अगर फॉरेन कंपनी ने इंडिया में जो काम किया उसके टैक्स नहीं भरा, हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भाई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो कंपनी के, तुम टैक्स पे करो।
तो कई बार अगर तुम्हारी टैक्सेबल इनकम नहीं भी है, लेकिन किसी और के बिहाफ पे अगर हमने तुम्हें टैक्सेबल मान लिया, मतलब ये जो टीआई है ये उस पर्सन की नहीं है बट किसी और की है, बट तुम लायबल हो टीआई पे टैक्स देने के लिए, तो भी भाई हम तुम्हें असेसी मान लेंगे। अगर तुम इनकम टैक्स के परव्यू में किसी तरह भी फंस गए, चाहे अपनी इनकम के रिस्पेक्ट में, चाहे किसी और की इनकम के रिस्पेक्ट में, चाहे टीडीएस ना काटने के जुर्म में, तो हमने तुम्हें कहा कुछ काम करो, इनकम टैक्स तो चलो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कुछ नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहा। हमने तुम्हें कहा कि भाई जब तुम पेमेंट कर रहे हो किसी पार्टी को तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करो, तुमने नहीं किया टीडीएस डिडक्ट, हम तुम्हें असेसी मान लेंगे। तो असेसी मींस जिसकी टैक्सेबल इनकम तो नहीं है, लेकिन वो इनकम टैक्स एक्ट के चंगुल में फंस गया है, किसी भी प्रोविजन में फंस गया है, उसको बोलते हैं असेसी। टैक्सेबल इनकम हो भी सकती है, टैक्सेबल इनकम नहीं भी हो सकती तुम्हारी, असेसी तुम बन जाओगे। आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है। एनी पर्सन, ये रही पर्सन की डेफिनेशन भाई, एनी पर्सन हु कम्स अंडर द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट के परव्यू में आ जाता है, जो इनकम टैक्स के किसी भी प्रोविजन से हिट कर जाता है, इन एनी स्पेसिफाइड मैनर, जो मैनर स्पेसिफाइड है इनकम टैक्स एक्ट में, उस मैनर में अगर तुम इनकम टैक्स के परव्यू में आ गए किसी भी तरीके से, वो ये वाला तरीका भी हो सकता है, ये डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका मतलब तुम पर्सन हो और टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो, तुम असेसी बन गए, इनकम टैक्स के परव्यू में आ गए, यह है डायरेक्ट तरीका। और इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है? इनडायरेक्ट तरीका होता है तुम पर्सन हो प्लस टैक्सेबल इनकम तुमने कमाई किसी अदर के बिहाफ पे, ओ लिखा है मैंने टीआई के नीचे, किसी अदर के बिहाफ पे, तो भी तुम असेसी बन गए। और इनडायरेक्ट में एक और तरीका होता है भाई, तुम्हें इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ करने के लिए बोला, तुमने वो नहीं किया, तो भी तुम असेसी बन गए। असेसी इन डिफॉल्ट बोलते हैं उसे, कि तुम्हें कुछ करने के लिए कहा गया था, तुमने वो काम नहीं किया, असेसी इन डिफॉल्ट है। तीनों तरीकों से तुम असेसी बन जाओगे। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम स्टडीज कर रहे हो, अभी तुम्हारी कोई इनकम नहीं है, तो भाई तुम सिर्फ पर्सन हो, तुम असेसी नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन हो। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो भाई आज की क्लास एकदम बेसिक क्लास थी। हाँ, थोड़ा सा हैवी हो गया होगा, तुम्हारा सर थोड़ा भारी हो गया होगा, चकराने लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने सीखे क्लास में। आई होप तुमने ये अपने रजिस्टर पे नोट कर लिया होगा। प्लीज़ अपने रजिस्टर में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट नोट कर लेना, क्योंकि ये बेसिक्स है भाई, एग्जाम में इससे कुछ पूछने की उम्मीद नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स अगर तुम पढ़ रहे हो तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन जब मैं रियल टैक्स शुरू कराऊंगा, जब मैं तुम्हारे को क्वेश्चंस कराऊंगा, तब मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा, तो भाई तुम्हें ये टर्मिनोलॉजी पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में विद द सब्सिक्वेंट प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।